एक गांव में से खेत में से रास्ता जाया करता था और उस रास्ते पे एक बार क्या हुआ, एक गिद्दड़ चढ़ गया और धूप बहुत लग रही थी उसको। तो उसने चलते चलते देखा रास्ते पे आगे एक बुग्गी थी, तो वो जाके उस बुग्गी के नीचे जाके बैठ गया। और कुदरती बात है, तुक्के की बात है, जब वो गिद्दड़ खड़ा होकर चलने लगा तो बुग्गी भी साथ साथ चलने लगी। थोड़ी देर बाद उसने सोचा भाई आराम कर लेते हैं, तो फिर बैठ गया। और कुदरती बात है भाई, जो किसान बुग्गी को चला रहा था उसको कोई काम था, उसने भी मौके पे बुग्गी रोक ली अपनी। अब उसके गिद्दड़ के दिमाग में ये बात बैठ गई कि भैया जब जब तू चलेगा तभी ये बुग्गी चलेगी। उसके अंदर थोड़ी मरोड़ आ गई और वो आगे जाके जब उसका घर पास लगने लगा तो वो बुग्गी के टायर के आगे जाके बैठ गया कि अब तो रुकेगी यहीं पर ही। और उस किसान को क्या पता था कौन उसके साथ है, वो अपनी बुग्गी चलाता रहा और वो उसके नीचे दब गया। उसी प्रकार से हरियाणा में कई ऐसे लोग हैं जिनके मन के अंदर ये वहम है कि भी उनकी वजह से हमारी बुग्गी चल रही है। हाल ही में मेरे ख्याल से आप सभी ने एक स्टेटमेंट सुनी होगी, एक अलोपा के मेरे ख्याल से प्रदेश अध्यक्ष हैं गोपाल कांडा जी, उन्होंने भी कुछ इस प्रकार की बातें कही कि भी उनकी बदौलत मैं मेरा चुनाव जीता हूँ। और ना केवल उनकी बदौलत बल्कि मनोहर लाल खट्टर जी ने उनको स्पेशली फ़ोन करा कि भाई अर्जुन को जिताओ। तो मैं तो आपके माध्यम से सबसे पहले इस पर खट्टर साहब से स्पष्टीकरण चाहता हूँ, भाई आपने क्या ये वाकई ये बात कही कि नहीं कही? और कही तो मुझे भी पता है नहीं कही, लेकिन अगर इनके किसी के भी मन में किसी भी प्रकार का कोई वहम है तो मैं खुले मन से आपके माध्यम से इनको बोलता हूँ, मेरा ओपन चैलेंज है, यदि खट्टर साहब को भी अगर ऐसा लगता है उनकी बदौलत कोई फ़र्क पड़ा है तो मेरे इस्तीफ़ा ले लो और आज दोबारा चुनाव करा लो। मेरे कोई किसी बात की कोई संदेह नहीं है मेरे मन में। मुझे जिताने वाले लोग रानिया के लोग हैं और मुझे पता है हमारे कितने पुराने और कितने गहरे संबंध रानिया के लोगों के साथ है। और जिस आदमी ने ये बात कही है वो एक उद्योगपति है। लोकदल क्या जब सरकार होया करती थी तो हमारे साथ ही था, फिर कांग्रेस की सरकार आई वो कांग्रेस में चले गया, और फिर बीजेपी की सरकार आई तो वो बीजेपी में चले गया। इस प्रकार के लोग केवल और केवल अपना फ़ायदा देखने के लिए कोई परिस्थिति देखते हैं और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यदि अगर उनके मन में भी कोई वहम है कि इतने ही मजबूत वो हैं तो फिर इस चुनाव में हमसे क्यों करीबी लगाई? उनको पता था कि भी चौधरी अभय सिंह जी के कहने पर ही सिरसा हल्के के अंदर 30 से 35 हज़ार वोट एक तरफा गिरते हैं। खुद का राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो हमारे साथ लगा, हमारा तो नुकसान करा ही करा, पर उसमें खुद में भी इतना दम नहीं था कि वो अपनी सीट भी निकाल पाए। मेरी तो जिताना बहुत दूर की बात है। यदि किसी साथी का आपका इस विषय पर इस प्रकार से कोई सवाल हो तो आप करिए। विपक्ष भी लगातार निशाना साध रहा है, वो चाहे सरोमित्र कंबोज जो आपके सामने मिले थे, वो भी कह रहे हैं कि सच्चाई सामने आ गई है कि पहले हम भी कहते थे कि मूव गठबंधन था, आप सच्चाई सामने। देखिए जी, सरोमित्र जी को मैं कहूँगा कि आप पत्रकारिता कीजिए, आप अच्छे पत्रकार थे। आप ये मत कभी सोच लेना ये बुग्गी वाली जो कहानी है ना ये आपके ऊपर भी लागू होती है। ठीक है, जो वोट आए हैं ना वो कांग्रेस के नाम पर आए हैं। सरोमित्र का कोई खुद का कोई वहाँ पर कोई होल्ड नहीं है। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं तो मैं बता दूँ, उनके ससुराल वालों ने मेरे को वोट दिए हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से देखो जी, लोग तो तरह तरह की हज़ार बातें करेंगे, लेकिन मैं इन सभी को एक टप में यही बात कहूँगा, भाई आप में से किसी को भी अगर किसी भी प्रकार का वहम है तो 4 साल बाद फिर चुनाव आएंगे और अर्जुन ही लड़ेगा चुनाव। आप आके अपना वहम निकाल लो। चुनाव के दौरान गोपाल कांडा की तरफ से एक बयान दिया गया था जिसके बाद काफी नुकसान हुआ। हालांकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया, गोपाल कांडा की तरफ से उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि आप लोग जानते हैं कि इसकी वजह से नुकसान हुआ अभय चौटाला या गोपाल कांडा। तो कैसे देखते हैं जो बयान इलेक्शन के टाइम उनकी तरफ से दिया गया था गठबंधन को लेकर? देखिए जी, जाहिर सी बात है गठबंधन को नुकसान हुआ क्योंकि लोग बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते थे। और एक आपको भी मैं बड़ा किस्सा बताऊंगा। मेरी उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने मेरे को बोला मैं आपके हलके में आना चाहता हूँ, मैं आपके लिए वोट मांगूंगा। तो मैंने साफ उनको मना कर दिया, मैं अंकल मेरे हलके में ना ही हो, आपको सिरसा कोई मदद चाहिए तो आप मेरे से मांग लेना। और आपने देखा होगा मेरे चुनाव के अंदर ना गोपाल जी ना उनके परिवार का कोई सदस्य मेरे साथ नहीं घूमा है।
अर्जुन जी, एक पीछे धमकी मिली थी, उसमें आपने एप्लीकेशन भी यहाँ आप लोगों के माध्यम से दी गई थी, कोई एफआईआर दर्ज हुई क्या उसमें और क्या अपडेट? देखिए जी, हमने उस दिन भी यही बात कही थी कि यहीं से साफ पता चलता है कि भी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। एफआईआर उसके 3 दिन बाद लॉन्च हुई है और अभी तक भी किसने फ़ोन किया, कहाँ से ये फ़ोन आया, किसने ये धमकी दी, कौन इसके पीछे है, इसके ऊपर जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है। अभी तक हमें पुलिस की तरफ से या किसी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। और आप ये भी देखिए जी, कितना और बुरा हाल होता जा रहा है कि पूर्व में मंडल का अध्यक्ष रहा बीजेपी का, जुलाना में उनके बेटे की गोली मार के हत्या कर दी गई। हम तो जी सरकार के खिलाफ है और हम तो सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, हमें तो टारगेट करा ही जाता है। लेकिन ये देखने वाली बड़ी विचित्र चीज़ है कि आज सरकार इतनी नाकाम हो चुकी है कि जो इस सरकार को सत्ता में लाने वाले लोग हैं उनकी तक सुरक्षा ये सरकार नहीं कर सकती। मैं तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री साहब से कहूँगा, सरकार में बैठे लोगों से कहूँगा, इस जनता ने आपको जिताया है और आपको राजा बना दिया। जिस सीएम हाउस में आप रहते हो वो जनता के पैसे से आया है। जो गाड़ियाँ, जो जेड सिक्योरिटी आपको मिलती है वो जनता की देन है। ये तो खुद ही कहते हैं ना, भी हमें जिताने वाली तो जनता है। तो भी जनता ने तो आपको जिता दिया, लेकिन आज वो जनता पीड़ित है। अब जवाबदेही आपकी ये बनती है कि आप उस जनता के लिए क्या करोगे, ये तो जवाब दो। खुलेआम गोलियां चलाई जा रही हैं, खुलेआम लोगों को धमकाया जा रहा है, मर्डर हो रहे हैं। और आज हरियाणा लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरे प्रदेश में सबसे बुरे हालात बनते जा रहे हैं। एक समय था जी, लोग कहा करते थे यूपी में रात को ना जाइयो, यूपी तो ठीक हो गया। अब यूपी वाले कहते हैं कि भी रात को हरियाणा ना बढ़ जाइयो, पता नहीं कौन तुम्हें लूट ले। ये बहुत गंभीर बात है और सरकार को इस पर बहुत गौर करनी चाहिए। आपने कहा था कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे की कार्रवाई मुख्यमंत्री या राज्यपाल या फिर हाईकोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। देखिए करेंगे इस चीज़ पे। जैसे कि मैंने कहा, ये फैसला जो है संगठन और सभी साथी मिलकर लेंगे, मेरे अकेले का फैसला नहीं। इस पर लगातार हमारी भी चर्चा चलती रहती है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपनी तरफ से सावधान रहें और साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा कि हम इस वजह से कोई पीछे तो हटेंगे नहीं, हम तो आवाज़ उठाएंगे। अब ये सरकार को देखना है कि इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को वो कितना मेंटेन कर सकती है या बाकी इस सरकार की कोई नीयत है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। आज सीईटी का एग्जाम चल रहा है, एक शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, दूसरी शिफ्ट का चल रहा है, कैसे देखते हैं आप? सरकार भी दावे कर रही है कि बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं उनकी ओर से की गई। देखिए बहुत बड़ी व्यवस्थाएं करी गई, लेकिन 14 लाख बच्चे ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सरकार की क्या है जी, आदत है अपनी पीठ थपथपाने की कि हमने तो बढ़िया करा है। लेकिन बात ये आती है, यहाँ 14 लाख बच्चों का भविष्य आज इस सरकार के हाथ में है। सरकार अगर इसको सही तरीके से संभालती है तो कहीं ना कहीं भी उनको दुआई मिलेगी उन बच्चों की। और यदि ये सरकार हर बार की तरह फिर नाकाम होती है इन पेपरों को ढंग से कराने में या फिर इनके रिजल्ट निकालने में या फिर वो जॉब्स देने में, तो फिर सरकार की मंशा तो आपने पहले भी देखी है। आज तो हरियाणा में वो हालात हो चुके हैं कि प्रदेश के जो नॉन डोमिसाइल हैं उनको भी नौकरियों पर रखा जा रहा है। पहले कहा करते थे ए और बी ग्रुप के बाहर से बच्चे आते हैं, सीओडी हरियाणा के बच्चों को देते हैं। अब तो सीओडी भी हरियाणा के बच्चों को नहीं मिल रही, बाहर के डोमिसाइल्स को मिल रही है। ये बहुत गंभीर चीज़ है और यदि सरकार इसके ऊपर कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाएगी तो मानसून सत्र आ रहा है, इसमें भी हम सरकार को घेरने का ही काम करेंगे। सर 21,000 बच्चे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एग्जाम में नहीं बैठ पाए। 170 जिन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया उन्हें बैठने की इजाज़त मिल गई, लेकिन जो 21,000 शेष रह गए उनको किस तरीके से देखते हैं? क्या उनके ऊपर फैसला जो है वो लिया जाना चाहिए? देखिए जी, कई बार पर्सनल कारण भी होते हैं, कोई नहीं पहुंच पाता, और कई बार प्रशासन की कमियां भी होती हैं। मैं तो इसमें यही कहूँगा और मैं उन छात्रों से भी यही बात कहूँगा कि आप भी कोर्ट के माध्यम से आपको न्याय मिलेगा, आप वहाँ जाने का काम करिए और आपकी आवाज़ हम उठाने का काम करेंगे। तो सर हाल ही में एक बीजेपी के सांसद के बेटे का मामला जो है वो बड़ा सुर्खियों में, उन्हें महाधिवक्ता जो है वो बना दिया गया है, क्या कहेंगे सर आप? देखिए ये तो वही बात है कि जो बीजेपी हमेशा से कहती आई है परिवारवाद के खिलाफ। अगर इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा परिवारवाद किसी ने बढ़ाया है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। आज आप हरियाणा प्रदेश में उठा के देख लो, ये सारा दिन हमारे परिवार को ही गालियाँ निकालते थे कि परिवारवाद है, परिवारवाद है। फिर क्यों दुष्यंत को अपने साथ तुमने सरकार में लिया?
सबसे ज़्यादा ये और लोगों पे उंगली उठाते हैं, परिवारवाद है, परिवारवाद है। क्यों उन लोगों के जो कांग्रेस छोड़ छोड़ के आए हैं, क्यों उनके बच्चों को टिकटें दी गई बीजेपी के अंदर? क्यों उन लोगों को टिकटें दी गई? क्यों उन लोगों को लड़ाया गया जिनके परिवार राजनीतिक तौर से आगे बढ़ते रहे हैं, जिनके परिवारों ने किसी ज़माने में आपको रोका था आगे राजनीतिक तौर से बढ़ने के लिए? आज उन्हीं परिवारों के बच्चों को आप क्यों आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? और सबसे ज़्यादा दुख की बात है, राजनीतिक तौर पर ही नहीं, इस बीजेपी ने परिवारवाद आज प्रशासनिक तौर पर इस प्रदेश में लाने का काम करा है। डायरेक्ट डेप्यूटेशंस करी जाती। आप सभी को याद होगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को 10 साल की जेल हुई थी। वो इसी बात पे करी थी ना, बहाना यही मारते हैं कि भाई चौटाला साहब ने अपनी मर्जी से लड़के लगाए। तो भाई हमने तो कम से कम गरीबों के लड़के तो लगाए, आम घरों के बच्चे तो लगाए। तुम तो मंत्रियों के बच्चों को डायरेक्ट आज नौकरी दे रहे हो, तुम्हारी जवाबदेही कहाँ है? और ये जो लोग बैठे हैं जिनको आज ये लगता है कि सारी उम्र तुम सत्ता में बैठोगे, तो मैं एक ही बात कहूँगा, ये सत्ता की जो जूती है ये बहुत चिकनी होती है। किसके पैर से फिसल के